Hello everyone, welcome to Olive Board. My name is Pratik Taldar. In this video, we are going to discuss about the financial ratios, जिसको हम ratio analysis भी बोलते हैं. So it's quite important for your RBI Grade B examination preparation. जो basics of accounting, financial statements and ratio analysis का section था, उसके अंदर ये topics आपका fall करता है. Before that, आपको basic understanding होनी चाहिए about financial statements, about accounting, जो कि हमने Finance Simplified series के अंदर cover करी है. Okay, so do watch this series ताकि आप अपना फाइनेंशियल IQ अच्छा बना पाए हैं. और इस वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड एक शॉर्ट डिस्कशन करने वाले हैं. ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है क्योंकि अभी तक इसका वेटेज कुछ खास एग्जामिनेशन में देखा नहीं गया है. तो होप सो इस एग्जामिनेशन के अंदर आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो. एक बैंकर को, एक RBI ऑफिसर को ये वाला चैप्टर बहुत ही स्ट्रांगली आना चाहिए, राइट. इससे आप काफ़ी सारे एनालिसिस कर सकते हैं और कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं. सो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एज वेल, और हमारी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन अटेंड द लाइव क्लासेज ओवर देयर. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. फर्स्ट आपको क्विकली बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल रेशियोज होते क्या हैं. सो दे आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि एक रेशियो है, राइट. रेशियो क्या होता है? अल्टीमेटली दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप होता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है. ओके, बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर. क्योंकि हम यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो जो रेशियो होगा वो दो अकाउंटिंग फिगर्स के बीच का रिलेशनशिप होगा, राइट. रेशियो सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डेटा और फाइनेंशियल डेटा. रेशियो क्या करता है? आपका जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है जिसको समझा नहीं जा सकता एकदम प्राइमा फेसी देख के, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है, मेकिंग इट इजियर फॉर स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड द कंपनीज हेल्थ. स्टेक होल्डर्स इससे क्या कर सकते हैं? कंपनीज हेल्थ के बारे में एक आइडिया लगा सकता है. अभी हम देखते हैं यहाँ पे ईयर 2023 के अंदर सेल्स 10 लाख थी. 2024 के अंदर मेरे बिजनेस की सेल्स बढ़ गई, राइट. 15 लाख रुपीज हो गई. ओके, 5 लाख से बढ़ गई. नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ज्यादा सेल कर रहा हूं तो मेरा फायदा भी तो बढ़ेगा, राइट. माय प्रॉफिट विल आल्सो इंक्रीज. तो यहां पे मैं उसमें भी इंक्रीज देख सकता हूं. तो अगर कोई एक लेमैन होगा ना जिसको रेशियो एनालिसिस का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा या जिसका इतना फाइनेंशियल IQ तेज नहीं होगा, ओके, वो उसको देख के लेगा कि यार ठीक है, सेल्स बढ़ रही है, सेल्स इज इंक्रीजिंग, नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो बढ़िया बात है. ओके, बट जिसको रेशियो एनालिसिस का आइडिया होगा उसको पता चलेगा कि यार ये ऐसा कंपैरिजन करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसा कंपैरिजन करने का कोई फायदा नहीं है, ये एब्सोल्यूट कंपैरिजन हो गया. अगर एक रिलेटिव कंपैरिजन करना है कि सेल्स के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट कितना बढ़ना चाहिए था और कितना बढ़ा है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल रेशियोज आने चाहिए. सो नेट प्रॉफिट रेशियो यहां पे आपको काफी हेल्प करेगा. अगर यही हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लें, नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या मतलब होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, दैट कम्स टू 10%. और अभी सेल्स बढ़ रही है तो 15 लाख हो गई. तो अब 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये आप देख सकते हो रेशियो आपका गिर रहा है. नेट प्रॉफिट रेशियो इज गोइंग डाउन. पहले आप 10% कमाया करते थे, अब आप 8% ही कमा रहे हो. दैट मीन्स your sales is तो definitely increasing, but your net profit is not increasing in that proportion. Okay, वो कम proportion में बढ़ रहा है, इसीलिए आपका net profit बढ़ा, sales बढ़ा, बहुत बढ़िया बात है, पर आपका net profit ratio गिर गया. Now that's a area of concern for the company. कंपनी को देखना चाहिए कि क्यों गिरा. Okay, हो सकता है कोई expenses बढ़ गए हो, बहुत सारे reasons हो सकते हैं इस चीज के. Profitability mix में कोई change आया हो, there can be n number of reasons for this. सो यहाँ पे एरिया ऑफ कंसर्न बनना चाहिए क्योंकि अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो नेट प्रॉफिट भी आपका बढ़ना चाहिए था. एटलीस्ट 10% तो रहना ही चाहिए था. ओके, वो तो कम से कम मेंटेन रहना ही चाहिए था. तो ये इंपॉर्टेंस होता है फाइनेंशियल रेशियोज का. और हम कुछ फेमस लोगों के कोट्स देखें तो यहाँ पे व्हाट गेट्स मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते हो, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज. जिन चीज़ों को आप मेजर कर सकते हो ना उनको आप मैनेज भी कर सकते हो. जैसे आपका RBI का सिलेबस है, अगर आप उसको मेजर कर सकते हो कि मुझे कितना टाइम लगेगा, कौन सा टॉपिक पढ़ने में, क्या डिफिकल्टी लेवल है, मेरा क्या लेवल है उसके सामने, राइट. ये सारी चीज़ें अगर आप मेजर कर सकते हो तो आप उसको मैनेज कर सकते हो इजीली एग्जामिनेशन में. यही रेशियो एनालिसिस के साथ भी दिस होल्ड्स ट्रू. द पावर ऑफ रेशियो लाइज इन द फैक्ट दैट नंबर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय देमसेल्फ डोंट रिवील द होल स्टोरी. अभी नंबर दिखा के कुछ पता नहीं चलता. जब उनका रेशियो एनालिसिस होता है, जब उनका मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, रिलेशनशिप इंस्टेब्लिश किया जाता है, तब रियल स्टोरी पता चलती है. नंबर्स जो होते हैं वो तो झूठ भी बोल सकते हैं, राइट, दे कैन लाई ऑल्सो, बट जो मैथमेटिक्स होती है, रेशियोज होते हैं, वो लाई नहीं करते, वो झूठ नहीं बोल सकते, राइट. दे विल ऑलवेज
होल्ड ट्रू। जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि नंबर तो हमको बड़े हुए दिख रहे थे, पर व्हेन वी कंप्यूटेड दिस रेशो तो फिर हमको पता चला कि अच्छा यार एक्चुअल में तो डिक्लाइन आ रहा है बढ़ने की जगह, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस होती है रेशियो एनालिसिस की। बहुत सारे तरीके के रेशियोज होते हैं, राइट। मेजरली हम 4 तरीके के रेशियोज पढ़ने वाले हैं आपके कोर्स में। लिक्विडिटी रेशियोज जो कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बताते हैं, दिस इज अ मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी आई कैन से, कि एक साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर के अंदर मैं कितना सॉल्वेंट हूं, कितना कैपेबल हूं कि मैं मेरी लायबिलिटीज को चुका पाऊं, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे करंट असेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड डिस्कशन होंगे, क्योंकि विद इन 1 ईयर तो वही वाले असेट होते हैं, वही वाली लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है। सो ये तो क्या हो गया, एक शॉर्ट टर्म मेजर हो गया। फिर इफ आई वांट टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, जैसे कि मैंने पहले ही अभी एग्जांपल डिस्कस किया था, नेट प्रॉफिट वाला डिस्क्राइब किया था, राइट आपको। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड मतलब आपकी परफॉर्मेंस रिलेटेड होता है, बिजनेस में कितना बढ़िया परफॉर्म किया वो होता है। पिछली बार कितना प्रॉफिट कमाया, इस बार कितना कमाया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना प्रॉफिट कमाया, क्या प्रॉफिट मिक्स में कोई चेंज आ रहा है, जैसे हमने देखा 10% आना चाहिए था पर इस बार 8% आया। और बहुत सारे तरीके के प्रॉफिट होते हैं, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। ये सारे तरीके के प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर करते हैं। उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियोज आते हैं कि मेरा बिजनेस कितना सॉल्वेंट है। दिस टॉक्स अबाउट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। यहां पे डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, काफी सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो यहां पे कवर होते हैं। ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है कि 1 साल से ज्यादा क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, आप अपने लोन्स चुका पाओगे अपनी एसेट्स को यूज करके, एंड सो ऑन। फिर आते हैं एफिशिएंसी रेशियो, एज द नेम सेज इट ऑल। ये हमारी एफिशिएंसी को जज करते हैं, राइट, कि आप कितने एफिशिएंट हो। अभी कैसे पता चलेगा कितना एफिशिएंट है, तो मैंने कितने असेट्स लगाए हैं मेरे बिजनेस में और उनके ऊपर मैं कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहा हूं। ओके, सो ये हो गया आपके एफिशिएंसी रेशियो कि मैं उनको कितने बढ़िया तरीके से यूज कर पा रहा हूं, दैट्स नथिंग बट एफिशिएंसी रेशियो। ओके, तो ये सारे कुछ रेशियोज हो गए आपके, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, एफिशिएंसी। और आपको वापस बता दूं कि ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अगर इसको समझ के पढ़ो तो इससे सिंपल टॉपिक कुछ नहीं है। लोगों को लगता है कि इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है, इट कैन बी अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बट अगर आपने इसको समझ के पढ़ा तो फर्स्ट थिंग ये आपके लिए एक लाइफलाइन लर्निंग होगी। आपका फाइनेंशियल आईक्यू काफी अपने आप में डेवलप करेगा। हम क्लासेस में भी देखेंगे कि कैसे डेवलप करता है। ओके, और आप थोड़ा बिजनेस वर्ल्ड से फेमिलियर हो जाएंगे। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर पाएंगे अपने लेवल पे, इररिस्पेक्टिव कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या नहीं, दैट डजंट मैटर। ओके, इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या तरीके के रेशियोज होते हैं और हम उसको प्रैक्टिकली करके भी समझेंगे, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। विल डू सम क्वेश्चंस एज वेल, ओके, अराउंड दिस। तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपका यहीं भी कंक्लूड हो जाएगा। करंट रेशियो सबसे पहला, फिर क्विक रेशियो, फिर कैश रेशियो। करंट रेशियो का मतलब होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ऐसी एसेट्स जो आपके 1 साल के अंदर अंदर आपको रियलाइज हो जाएगी या कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 साल में उनका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, 2000 करंट असेट। फिर आती है करंट लायबिलिटी, ऐसे ऑब्लिगेशन जो 1 साल के अंदर आप पे कर दोगे, करंट लायबिलिटीज हो गई। क्विक रेशियो, यहां पे क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी यूज होती है। अब क्विक असेट क्या होते हैं हम समझेंगे थोड़ी ही देर में। कैश रेशियो में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अभी काफी लोगों को ना यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सर ये रेशियोज याद करने पड़ेंगे क्या, राइट। करंट रेशियो ये होता है, क्विक रेशियो होता है, कैश रेशियो होता है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बहुत सारे होते हैं। सो सर डू यू नीड टू रिमेंबर द रेशियो? यस, यू नीड टू रिमेंबर द रेशियो, बट दैट डिपेंड्स कि आप क्या मेथड यूज कर रहे हो और याद करने का, राइट। कि वो कॉम्प्लेक्स होगा या इजी होगा, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द मेथडोलॉजी यू आर यूजिंग। जैसे काफी लोगों को ये भी टफ लगता है, अरे भाई डिनोमिनेटर में यू कैन सी दैट करंट लायबिलिटी इज ऑलवेज द सेम। कहां आपको फॉर्मूला याद करना है? डिनोमिनेटर में हमेशा करंट लायबिलिटी आएगा लिक्विडिटी रेशियो के। इफ आई टॉक अबाउट द न्यूमरेटर, करंट रेशियो निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली करंट असेट आएगा, क्विक रेशियो निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली क्विक असेट आएगा, कैश रेशियो निकाल रहे हो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएंगे। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीजें सिंपल लगने लगेगी, टफ नहीं लगेगी, राइट। थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है, स्पेशली जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनको अपना एक पर्सपेक्टिव चेंज करने की नीड है कि ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको एंजॉय करते करते पढ़ो रादर देन इसको प्रेशर लेते लेते पढ़ो। चलो चालू करते हैं डिस्कशन को।
Let's start with current ratio. That's current asset divided by current liability. So it measures the short term liquidity. Basically ये बता रहा है कि मैं मेरे current assets को use करके क्या मेरी current liabilities को settle कर सकता हूँ. Can I use current assets and settle my current liabilities? इसके अलावा ये कुछ बात नहीं करता. Okay. So it measures an organization's ability to pay the current liabilities with current assets. अब करंट असेट क्या होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं. इन्वेंट्रीज हो गई, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, राइट. हमने बेसिक वाले लेक्चर में देखे थे. अच्छा, जो लोग ये लेक्चर डायरेक्टली देख रहे हैं बिना बेसिक लेक्चर देखे और जिनका बेस नहीं बना हुआ है, सो आई हाईली रिकमेंड कि पहले आप फाइनेंस सिंप्लीफाइड सीरीज के अंदर अकाउंटिंग वाला पोर्शन कवर कर लो. 3-4 वीडियोस के अंदर इट्स वेरी वेल कवर्ड. आप वो कवर करो, उसके बाद इस वीडियो पे आओ. सो टू इन ऑर्डर टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट. ओके. करंट असेट में आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए, करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, छोटे मोटे लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिए हैं. अरे आपके लिए तो वो एसेट है ना. आपने किसी फ्रेंड को लोन दिया, यू विल गेन इंटरेस्ट, राइट. यू विल रीपे यू द मनी, तो आपके लिए तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया. फिर अदर करंट एसेट हो गए जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस आपने पहले ही पे कर दिया. एडवांस टैक्स, गवर्नमेंट को आपने एडवांस में टैक्स जमा करवा दिया, अगले साल नहीं जमा करवाना पड़ेगा. अगेन इट इज अ काइंड ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. या फिर अक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर ली है पर आपको मिली नहीं है. जैसे मैंने ये वाले मंथ की सैलरी मान लो मुझे अभी तक मिली नहीं है, पर मैंने मेरी सर्विस डिलीवर कर दी है, तो मिलने वाली है, जल्दी ही मिलने वाली है. दैट मीन्स इट्स एन असेट फॉर मी. और क्योंकि 1 साल के अंदर ही मिल जाएगी तो ऑब्वियसली इट्स अ करंट असेट. करंट लायबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल जैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गई, राइट. बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गए जिनको हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज हो गई, या कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गए. ये कुछ एग्जाम्पल करंट लायबिलिटी के. इसको प्रैक्टिकली जब समझेंगे ना, अभी हम इसी वीडियो में क्वेश्चन करके, तो ज्यादा समझ में आएगा, राइट. रेशियोज आर ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी. आपको प्रैक्टिकल होके पढ़ना पड़ेगा. ओके, तो अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूं, फिर जल्दी ही अभी प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा. क्विक रेशियो, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. नाउ सबसे बढ़िया पार्ट क्या है पता है, करंट लायबिलिटी एक बार निकाल लो, तीनों रेशियो में काम आ जाएगी. अगर एग्जाम में तीनों रेशियो आ गए, राइट, करंट, क्विक और कैश, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं. करंट लायबिलिटी तो एक ही बार निकलेगी. मेहनत सिर्फ न्यूमरेटर की है. यू ओनली नीड टू डू द हार्ड वर्क फॉर न्यूमरेटर कंप्यूटेशन. सो सर क्विक रेशियो क्या होता है? अरे करंट लायबिलिटी तो वही होती है. क्विक असेट्स क्या होते हैं? क्विक असेट्स थोड़े और ज्यादा लिक्विड होते हैं एज कंपेयर टू करंट असेट. इफ आई टॉक अबाउट द करंट असेट, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर जो रियलाइज हो जाएगा वो मेरा करंट असेट है. उसमें सब कुछ आ गया, स्टॉक भी आ गया, डेटर भी आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस भी आ गया, एडवांस टैक्स भी आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, राइट. बट व्हेन आई टॉक अबाउट क्विक असेट, ये थोड़ा और कंजर्वेटिव है कि यार और लिक्विड असेट ही लो, राइट. 1 साल से भी कम कर दो, 6 महीने कर दो, 5 महीने कर दो, 4 महीने कर दो. 4 महीने में आप कौन सी एसेट रियलाइज कर पाओगे? 5-6 महीने में कौन सी एसेट रियलाइज कर पाओगे? तो ये थोड़ा और कंजर्वेटिव मेजर है. अच्छा, याद रखने वाली बात, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है. अभी क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में हम पढ़ के जाते हैं क्विक रेशियो, क्वेश्चन आ जाता है एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से, तो आधे बच्चे तो वहीं खत्म हो जाते हैं कि सर हम ये तो पढ़ाया ही नहीं सर ने. एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है? अरे भाई क्विक रेशियो ही होता है. क्विक रेशियो इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड टेस्ट रेशियो. तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से याद रखनी है. ये ज्यादा कंजर्वेटिव है ऑब्वियसली. ये थोड़ा और शॉर्ट ड्यूरेशन कंसिडर करता है. वो तो 1 साल तक करता था, 1 साल के अंदर अंदर. ये तो और कम, 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने, राइट. तो क्विक असेट्स निकालें कैसे? पॉइंट पे आते हैं कि सर क्विक एसेट कैसे निकालें. देखो यार, करंट एसेट आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसके अंदर से आप इन्वेस्टमेंट्स लेस कर दो, सॉरी इन्वेंट्रीज लेस कर दो, नॉट इन्वेस्टमेंट्स. करंट एसेट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसके अंदर से इन्वेंट्रीज लेस कर दो. अच्छा, इन्वेंट्रीज कुछ नहीं, स्टॉक होता है, स्टॉक को हम इन्वेंट्री बोलते हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर दो और एडवांस टैक्स लेस कर दो. सर क्यों लेस कर रहे हैं अभी तो बताओ. देखो यार, इन्वेंट्री, अगर मैं पेन बेचता हूं, मान लो मैं पेन बना के बेचता हूं, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बेच सकता, राइट. आई कांट फोर्सफुली सेल दिस पेन टू समवन, राइट. मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बेच सकता. तो ऐसे केस में मेरी एक्सपेक्टेशन तो है कि मैं इस पेन को 1 साल के अंदर अंदर बेच दूंगा. मैं बेच भी दूंगा, हाईली प्रोबेबल है कि मैं बेच दूंगा इस पेन को. बट क्या श्योरिटी है कि बिक ही जाएगा? किसी को, कोई आया कस्टमर, उसको जबरदस्ती पेन पकड़ा दिया कि नहीं 100 रुपए में खरीद, ऐसा नहीं होता, राइट. फोर्सफुली थोड़ी है कुछ भी, सामने वाले का विल होना चाहिए. तो ऐसे केस में ये मेरा करंट एसेट है, ये मेरा स्टॉक है. मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं इसको 1 साल में बेच दूंगा,
बट दिस इज नॉट अ क्विक असेट, मैं इसको इंस्टेंट नहीं बेच सकता, राइट मैं इसको इंस्टेंट नहीं बेच सकता, तो इसको हटा दो करंट एसेट में से, क्योंकि यहां पे हम सिर्फ क्विक असेट्स को कंसिडर कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। अभी किसी को एडवांस में रेंट दे दिया आपने, आपके लिए तो प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, दैट्स एन असेट, क्योंकि अगली बार आपको रेंट नहीं देना है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आ गया। पर अब एक बात बताइए, क्या मैं वापस जाके उससे रेंट ले सकता हूं कि नहीं यार गलती से तुमको एडवांस दे दिया वापस दे दो? ऐसा नहीं होता। सो अगेन दिस इज अ करंट एसेट बट दिस इज नॉट अ क्विक एसेट, इसको भी हटा दो। फिर आता है एडवांस टैक्स, गवर्नमेंट को एडवांस में जाके टैक्स जमा करवा दिया, दिस इज अ करंट एसेट, अगले साल उसको एडजस्ट कर लूंगा, अगले साल का टैक्स इस बार ही जमा करवा दिया, ओके। पर क्या मैं गवर्नमेंट के पास वापस जाके उसको रिकवर कर सकता हूं कि अरे नहीं तुमको गलती से दे दिए 1 लाख रुपए, प्लीज गिव बैक टू मी? ऐसा नहीं होता, राइट। सो ये 3 चीजें, इन 3 चीजों का नाम अच्छे से याद रखना। सबसे पहला इन्वेंट्रीज, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स, इनको आप अपनी कैलकुलेशन से हटा दो। करंट एसेट आपने निकाल लिया है, इनको हटा दो। फिर उसके बाद आपका जो एसेट आएगा वो क्या आ जाएगा? क्विक एसेट आ जाएगा, और बेटर समझ में आएगा जब हम एक्चुअल में क्वेश्चन कर रहे होंगे, ओके। फिर आता है कैश रेशो, ये और ज्यादा लिक्विड हो जाता है। सबसे पहला आता है करंट रेशो, ये लिक्विड है 1 साल के अंदर अंदर। फिर आता है क्विक रेशो, ये और ज्यादा कंजर्वेटिव, और ज्यादा लिक्विड कि 5-6 महीने का बता दो। फिर आता है कैश रेशो, कैश रेशो बोलता है यार तुम 3 महीने के अंदर अंदर का बता दो, राइट। 3 महीने के अंदर अंदर ऑर्गेनाइजेशन की क्या लिक्विडिटी पोजीशन रहेगी, क्या वो अपने ऑब्लिगेशंस मीट कर पाएगी, वो बता दो। सो इसका फॉर्मूला होता है कैश इन कैश इक्विवेलेंट, या तो कैश या कैश के बराबर की चीजें, जैसे बैंक बैलेंस हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई। मार्केटेबल सिक्योरिटी, फिर एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई सर, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब ऐसी सिक्योरिटी जिनको आई कैन रियलाइज विद इन 3 मंथ्स। ये ज्यादा रिस्की सिक्योरिटी नहीं है, इनको मैं 3 महीने के अंदर अंदर रियलाइज कर सकता हूं। से फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल्स हो गए, राइट, ट्रेजरी बिल्स हो गए, उनको मैं 3 महीने के अंदर मैच्योर हो जाएंगे, तो मैं उनको रियलाइज कर सकता हूं। इट इज अ काइंड ऑफ कैश इक्विवेलेंट ओनली, राइट। हाईली लिक्विड है, रिस्की नहीं है होना चाहिए। वन थिंग टू नोट हियर इज कि रिस्की एसेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीद के बैठ जाओ और बोलो सर इसको तो कुछ नहीं होगा, मोटा भाई की कंपनी है, राइट, मिस्टर मुकेश अंबानी की कंपनी है, 3 महीने में नथिंग विल हैपन। नो, इक्विटीज आर ऑलवेज रिस्की, राइट। इक्विटी हमेशा रिस्की होता है। ये मार्केटेबल सिक्योरिटी में आपका रिस्क नहीं होना चाहिए, तभी ये कैश के इक्विवेलेंट माना जाएगा ना, राइट। इक्विटी में तो कभी भी क्रैश आ सकता है, कभी भी बढ़ सकता है। सो दोज आर नॉट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, ठीक है। एक और बढ़िया पॉइंट, इसको एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी बोला जाता है। कैश रेशियो को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी बोला जाता है। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूटली लिक्विड, ये तो लिक्विड है पूरा, राइट। ये नाम पता होने चाहिए, एग्जाम में एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो आ जाएगा तो तुमको आता है कैश रेशियो, स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर इट। व्हाई? बिकॉज द नेम इज एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। So just by changing the name they can completely turn the game, right? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आते हुए भी हम आंसर नहीं कर पा रहे। तो ऑलवेज रिमेंबर, करंट रेशियो को असेट टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है, और कैश रेशियो को हम एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं। अब सर थ्योरी बहुत हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, है ना। कितना थ्योरी पढ़ेंगे एग्जाम में, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एक कॉम्बिनेशन आना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल पोर्शन ईयर। ये एक नॉर्मल सी बैलेंस शीट है, वहाँ पे आपके असेट्स दे रखे हैं, आपकी लाइबिलिटी दे रखी है। असेट्स के अंदर प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, राइट। ये तो एक लॉन्ग टर्म असेट है, राइट, नॉन करंट असेट है। लैंड है, ये भी एक नॉन करंट असेट है, 1 साल से ऊपर वाली चीजें हैं। तो स्टॉक, नाउ दिस इज अ करंट असेट। डेटर्स, दिस इज अ करंट असेट। कैश एंड हैंड, ये तो बहुत ही लिक्विड है, करंट असेट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर कभी भी करंट असेट नहीं होती, इसको असेट में दिखाया जाता है। दीज आर फिक्टिशियस असेट्स, या फिर इसको आप फेक असेट्स बोल सकते हो। इसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे, एक और वीडियो लेके आऊंगा। कंफ्यूजिंग टर्म्स होती है ना रेशियो एनालिसिस में, इतनी सारी कंफ्यूजिंग टर्म है। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस को कितने लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस समझ लेते हैं, अरे नहीं भाई बिल्कुल अलग होती है। प्रीपेड एक्सपेंस बिल्कुल अलग है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बिल्कुल अलग है। इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारी टर्म्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सी टर्म्स के अंदर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ओके। सो उसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा। फिलहाल के लिए आपकी करंट एसेट नहीं है, इतना समझो,
ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो कि ये करंट एसेट नहीं है। बाद में डिटेल में बताऊंगा उस वीडियो में कि क्या चीज़ है अगर करंट एसेट नहीं है तो। ओके, फिर उसके बाद आपकी लायबिलिटी आ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो आपकी ओनर्स इक्विटी हो गई। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी, प्रेफरेंस शेयर नॉन करंट लायबिलिटी, जनरल रिजर्व आर पार्ट ऑफ इक्विटी ओनली, नॉन करंट लायबिलिटी, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, खत्म। यही एनालिसिस हो गया। अगर मैं क्वेश्चन कर रहा होता तो सबसे पहले मैं उठा के इन दोनों चीज़ों को हटा देता, क्योंकि ये लिक्विडिटी रेशो का क्वेश्चन है, इनमें ये कभी भी काम नहीं आएगी। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इनमें कभी काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉइस कम करते चलते हैं। जितना डेटा होगा ना उतना परेशान हो गए ढूंढने में, तो जो जो काम की चीज़ें नहीं है उसको हटा देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हटा दो, काम का नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अभी के लिए हटा दो, काम का नहीं है इस क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व हटा दो, काम का नहीं है। डिबेंचर्स हटा दो, काम का नहीं है। बचा क्या? करंट लायबिलिटी या आपकी करंट एसेट, खत्म। इतना सिंपल है। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो एक चैप्टर आपके लिए बहुत कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक लॉजिकल चीज़ है बहुत ही। ओके, करंट रेशो निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अरे ये रहे सारे करंट एसेट। स्टॉक को ले लो 41,000, डेटर को ले लो 2,50,000, कैश इन हैंड को ले लो 14,000, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 80,000 और 25,000, आपके क्रेडिटर्स 80,000 और आपके बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000, राइट। ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3,05,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000। तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 2.9 टाइम्स। अभी थोड़ा और समझते हैं कि सर क्या हो गया ये। तो ये हो गया कि करंट एसेट थे, करंट लायबिलिटी थी, इसका आंसर आ गया 2.9 टाइम्स। अभी सर इसका मतलब क्या होता है समझ में तो आ रहा है, पर अभी भी उतना क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। यार इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपके पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है, उसके कंपैरिजन में उसको चुकाने के लिए आपके पास 2.9 टाइम्स, मतलब 2.9 रुपीस के करंट एसेट है। 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है तो उसके कंपैरिजन में यू आर हैविंग 2.9 टाइम्स करंट एसेट, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए। तो मतलब मैं मेरी करंट लायबिलिटी को आराम से सेटल कर सकता हूं, कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, कोई चैलेंज वाली बात नहीं है ना। 1 रुपए चुकाने, 2.9 रुपये तो मैं पॉकेट में रख के घूम रहा हूँ करंट एसेट में। सो व्हाट इज द चैलेंज? आई कैन इजीली सेटल माई करंट लायबिलिटी बाय यूजिंग माई करंट एसेट्स। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट रेशो, द फर्स्ट लिक्विडिटी रेशो। आगे चलते हैं क्विक रेशो की तरफ। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी मुझे निकालनी ही नहीं है, क्यों निकालूं बार बार, क्यों मेहनत करूं, राइट। 1,05,000 पहले निकाल चुका हूं ट्रेड क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में। अच्छा, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये वाली तो वैसे भी नहीं आ रही थी। तो होल मैटर क्या था? इन 3 एसेट्स का था, स्टॉक, डेटर एंड कैश इन हैंड का। अब क्या स्टॉक क्विक एसेट होता है? बिल्कुल नहीं होता। स्टॉक इज अ करंट एसेट बट इट इज नॉट अ क्विक एसेट। डेटर क्विक एसेट है। कैश इन हैंड, अरे ये तो गजब का क्विक एसेट है। तो जब मैं न्यूमरेटर लूंगा तो वहां पे मैं सिर्फ डेटर को ले लूंगा 2,50,000 और कैश को ले लूंगा 14,000। तो ये कितना आ जाएगा? 2,64,000 हो गया, डिवाइडेड बाय 1,05,000 हो गया। ये कितना आ गया? 2.51 टाइम्स आ गया। सर इसका मतलब क्या होता है? अरे इसका मतलब भी वही होता है, 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पड़ी है तो 2.51 रुपीस की क्विक एसेट्स पड़ी है, मतलब ये भी सही है। 1 रुपए की लायबिलिटी चुकानी होगी तो करंट रेशो तो छोड़ो, मैं तो क्विक एसेट से ही चुका दूंगा। मैं इतना कैपेबल हूं कि 2.5 टाइम्स मेरे पास ज्यादा क्विक एसेट ही है। करंट एसेट तो और भी ज्यादा है, वो तो क्लोज टू 3 टाइम्स है, 2.9 टाइम्स है। क्विक एसेट से ही मैं मेरी करंट लायबिलिटी चुका दूंगा। इसका मतलब 5-6 महीने वाली पोजीशन भी मेरी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सर आपने तो बताया था कि क्विक एसेट को किसी और मेथड से निकालते हैं। आपने तो कहा था कि पहले उसके अंदर क्विक एसेट को निकालने के लिए पहले आप करंट एसेट लो, उसके अंदर से स्टॉक माइनस कर दो, जिसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, उसके अंदर से प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, उसके अंदर से एडवांस टैक्स माइनस कर दो।
अभी तो आप किसी और ही मेथड से निकालते हो, अरे बात घूम फिर के एक ही है। देखो चलो इस मेथड से कर लेते हैं। अभी मेरे को बताओ कि करंट एसेट कितने थे, 3,05,000 थे पिछले वाले में, तो इस बार वाले में देख लेते हैं। तो करंट एसेट इस बार भी 3,05,000 ही होंगे, सेम बैलेंस शीट है इन तीनों का टोटल, राइट। इसमें से स्टॉक हटा देता हूँ 41,000 का। प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ये प्रीपेड नहीं है, राइट। जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा हो, दीज आर नॉट प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनके बारे में कभी और बात करेंगे। एडवांस टैक्स दे नहीं रखा, निकाल लो, घूम फिर के वापस 2,64,000 ही तो आएगा। तो अपने माइंड में कोई भी एक स्पेसिफिक मेथड मत रखो, माइंड को ओपन रखो, राइट। हर मेथड से निकालना सीखो ताकि एग्जाम में कुछ भी आ जाए आप कर पाओ उसको। ओके, ये आपका क्विक रेशियो हो गया। ये थोड़ा ज़्यादा लिक्विड है एज कंपेयर टू करंट रेशियो। अच्छा, इसको असेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद आता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसको कैसे निकालते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब सर कैश एंड करंट लायबिलिटी तो सर वही की वही हो गई, याद रखना ही नहीं हमको फॉर्मूला, 1,05,000 खत्म। बची बात कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। तो ये क्या होते हैं? ये तीन ही है अभी फिलहाल तो असेट में, राइट। ये तीन ही है। तो ये अब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं। और अगले वीडियो में जब भी आएगा हमारा रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड, उसके अंदर मैं आपको आंसर करूंगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कैसे, क्या कैश रेशियो का आंसर क्या था। अभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मुझे बताओ कि क्या इसमें स्टॉक लूंगा, डेटर लूंगा, या सिर्फ कैश इन हैंड लूंगा, और कितना मेरा कैश रेशियो आएगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या इसका आंसर आना चाहिए। ओके, कैश रेशियो का, राइट। आगे बात करें लिक्विडिटी रेशियो की, तो सर अभी ये काम क्या आएगा हमारे, ये बता दो, राइट। समझ में तो आ गया, एग्जाम में तो काम आ जाएगा, रियल लाइफ में क्या काम आता है? तो मान लो मैं एक लोन लेना चाहता हूं, राइट। ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरे लिक्विडिटी रेशियोज हैं, ठीक है। मान लो ये आया था 2.9 टाइम्स आया था, ये आया था 2.51 टाइम्स कुछ आया था, और ये भी कुछ आ गया एक बार के लिए, मान लो कुछ भी आ गया, ठीक है। मान लो 0.13 आ गया, कुछ भी आ गया। ये अजम्पशन है, ये तुमको निकालना है, ठीक है। ये वाला तुमको निकालना है कि कितना आ रहा है, एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए आई एम अज्यूमिंग, यू नीड टू कैलकुलेट कैश रेशियो, पर अभी तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट सिखाना है कि लिक्विडिटी रेशियो क्या काम आएंगे। तो अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, कि ये 0.13 आया। तो अब मैं गया मेरे फ्रेंड के पास। फ्रेंड कौन? मेरे फ्रेंड मिस्टर मुकेश अंबानी, ठीक है, मेरे अच्छे फ्रेंड है। उनके पास गया कि सर मेरे को लोन दे दो, मेरे को लोन दे दो। सर ने बोला कि कितने टाइम का लोन चाहिए? मैंने कहा सर अप्रोक्सीमेटली चाहिए ना, अप्रोक्सीमेटली आप मेरे को लोन दे दो 10 to 12 मंथ्स का, ओके, 10 to 12 मंथ्स का मेरे को लोन दे दो। तब सर ने बोला ठीक है, तुम्हारा करंट रेशियो बताओ। मैंने कहा सर 2.9 टाइम्स। उन्होंने बोला डन, ले लो लोन, कोई दिक्कत नहीं है, लोन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा करंट रेशियो बढ़िया है, 8-10 महीने में तो तुम लोन दे ही दोगे, 10-12 महीने में तो दो ही दोगे। फिर मैंने उनको बोला सर एक और लोन दे दो। बोले ठीक है, कितने टाइम का चाहिए? मैंने बोला सर 5-6 महीने का चाहिए। उन्होंने बोला यार तुम्हारा क्विक रेशियो कितना है, टेल मी योर क्विक रेशियो देन आई विल थिंक। मैंने कहा सर 2.151 टाइम्स है। बोले बहुत बढ़िया है, दे दो लोन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा सर आप मेरे को इतने बड़े बड़े लोन दे रहे हो, 10 से 12 महीने का दे दिया, 5-6 महीने का दे दिया, अब एक काम करो ना सर, 2-3 महीने में वापस दे दूंगा आपको, एक बार के लिए दे दो, 10-20 लाख रुपए दे दो, 2-3 महीने में वापस दे दूंगा। आपने तो इतने बड़े बड़े लोन दे दिए, 12 महीने का दे दिया, 10 महीने का दे दिया, 5 महीने 6 महीने का दे दिया, 2-3 महीने में वापस दे दूंगा, आप दे दो। सर ने बोला नहीं, तुम्हारा कैश रेशियो बताओ। मैंने कहा सर 0.13 टाइम्स। सर ने बोला यार ये थोड़ा सा रिस्की हो रहा है, राइट, क्योंकि तुम्हारी करंट लायबिलिटीज चुकाने के लिए तुम्हारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर 1 रुपए की लायबिलिटी है तुम्हारे सर पे, तुम बोल रहे हो मैं 2-3 महीने में चुका दूंगा, बट योर कैश एंड कैश रेशियो तो इज 0.313 टाइम्स। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है,
हो सकता है वो मुझे कैश रेशो देख के शॉर्ट टर्म लोन ना दे, राइट। ये एक्चुअल में काम आते हैं रेशो एनालिसिस एक बैंकर के लिए डे टू डे लाइफ में। एनालिसिस करके वहाँ पे उनको पता लगाना पड़ता है कि इसको कितना लोन देना है, कितना नहीं देना है। एंड एज आरबीआई ऑफिसर्स आपको ये बड़े अच्छे से आने चाहिए। इससे आप काफ़ी सारी कंपनीज की बैंकिंग का लिक्विडिटी रेशो एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में जहाँ पे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, एंड प्लीज डू लेट मी नो कि कैश रेशो का यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।